हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर आपका 4 चल रहा है, जिसमें आज हम केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके पहले भी हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और जिसको भी बच्चों यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर अभी आप नोट कर लो, 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये सारी जो नोट्स है बच्चों वो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है। रंगहीन का मतलब किसी प्रकार से कोई रंग नहीं है, जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है। क्यों? बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और सुपर फास्ट भी रहेगा, क्योंकि ये सब रिवीजन है। इसके पहले मैंने पूरा टॉपिक बाय टॉपिक कवर करा रखे हैं। देखिए बच्चों, संक्रमण धातुएं रंगीन कब होते हैं? जब उनमें डीडी संक्रमण पाया जाता है। डीडी संक्रमण पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जब जाते हैं तभी डीडी संक्रमण होता है। उस स्थिति में दृश्य प्रकाश से कुछ रंगों को अवशोषित कर लेते हैं और जिन रंगों को अवशोषित नहीं करते वो हमें दिखाई देता है। तो डीडी संक्रमण तभी पाया जाएगा जब बच्चों डी कक्षक में कहीं ना कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। डी कक्षक में कहीं ना कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि डी में पूरे के पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यदि डी में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो मतलब अयुग्मित यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर उसमें डीडी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। तो कभी भी रंगीन आयन तभी बनेगा जब उसमें डीडी संक्रमण पाया जाएगा, अर्थात डी कक्षक अयुग्मित होंगे। अब जैसे कॉपर की बात करता हूं बच्चों, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10, ठीक है, और 4s1। जब 1 पॉजिटिव की बात करते हैं बच्चों, 1 पॉजिटिव की, तो ये हो जाता है 3d आपका 10 ही रहता है और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या इसमें अयुग्मित है? अयुग्मित नहीं है। जब अयुग्मित नहीं है तो डीडी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। जब डीडी संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ये आपका रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन। जैसे ही हम Cu2 पॉजिटिव की बात करते हैं बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, तो एक S से निकलेगा और एक D से निकलेगा, तो इस बार हो जाएगा 3d9 और 4s 0। अब ये आपका रंगीन होगा क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। भाई डी में टोटल कितने कक्षक होते हैं? आप सबको पता होगा बच्चों, डी में टोटल 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक में हम 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक आपका अयुग्मित है। इसी अयुग्मित के कारण बच्चों आपका डीडी संक्रमण पाया जाता है, और डीडी संक्रमण पाया जाएगा इसलिए वो रंगीन होगा। जिसमें डीडी संक्रमण नहीं पाया जाएगा वो रंगहीन होगा। तो देखिए जरा, Cu1 पॉजिटिव का उपकोष पूरा भरा रहता है, डी उपकोष पूरा भरा है। देखिए इस प्रकार इनका डीडी संक्रमण नहीं होता, ठीक है। पूरा भरा होने के कारण डीडी संक्रमण नहीं रहता, वो रंगहीन रहता है। जबकि Cu2 पॉजिटिव में अयुग्मित 3d इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव की बात करी हमने, तो 3d9 है, अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण डीडी संक्रमण होने के कारण यह रंगीन होता है। चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों। तो रंगीन और रंगहीन का मेन फैक्ट है कि जिसमें डीडी संक्रमण पाया जाएगा वही आपका रंगीन होगा, जिसमें डीडी संक्रमण नहीं पाया जाता बच्चों वो आपका रंगहीन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? जैसे दो धातुओं को आपस में मिला दिया जाए, या अथवा एक धातु और एक आपका उपधातु है ना। देखिए यहाँ पर बच्चों, या अधातु। मिश्र धातु कैसे बनता है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ें क्लियर है। मिश्र धातु कैसे बनता है बच्चों? धातु को धातु से मिला दें, धातु को धातु से मिला दें तो भी मिश्र धातु बनता है। धातु को अधातु से मिला दें तो भी मिश्र धातु बनता है। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक धातु धातु को या धातु अधातु को मिलाते हैं तो इसके समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिश्र धातु। आगे बोला है, प्रमुख मिश्र धातु का नाम लिखते हुए उनमें उपयोग लिखिए जिनमें कुछ लेंथेनाइड है। तो जिसमें लेंथेनाइड होता है उस धातु का नाम है मिश्र धातु। मिश्र धातु आप लिखोगे बच्चों, मिश्र धातु ऐसे लिखोगे, ये मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु, मिश्र नहीं मिश्र धातु। मिश्र धातु का ये एक प्रकार ही है मिश्र धातु। ऐसा ये मिश्र धातु में क्या होता है बच्चों? लेंथेनाइड होता है, जिसकी लगभग 90 से 95% लेंथेनाइड होता है। 5% आयरन के साथ थोड़ी सी आपकी सल्फर हो गई, कार्बन हो गई, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये चीज़ होता है। ये आपका बच्चों मिश्र धातु ऐसा धातु है जिसमें लेंथेनाइड होता है। इसका उपयोग हम आवरण लाइटर आदि बनाने में, है ना, और ट्रेसर बुलेट आदि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई
मिश्र धातु की यदि परिभाषा पूछी जाएगी तो आसानी से आप बता सकते हो कि दो अथवा दो से अधिक धातु को धातु से मिलाकर या अधातु के साथ मिलाते हैं तो उसके समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु जिसमें लेंथेनाइड है उसका नाम है बच्चों मिश्र धातु, जिसमें 95% आपका लेंथेनाइड धातु रहता है, 5% आपका आयरन रहता है, थोड़ी सी मात्रा में आपका सल्फर है, कार्बन है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि कुछ मिला रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, स्पष्ट कीजिए कि Cu1 पॉजिटिव आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं रहता है, क्यों? देखिए, कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में अस्थायी न होने का कारण ये है कि वो परिवर्तित हो जाता है, वो स्थायी नहीं रह पाता उस स्थिति में। जैसे यहाँ पर Cu1 पॉजिटिव है बच्चों, देखिएगा Cu1 पॉजिटिव है, जैसे इसको जल में मिलाते हैं तो ये स्थायी Cu2 पॉजिटिव के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये Cu ठीक है 0 हो गया। तो जब भी हम Cu1 पॉजिटिव की बात करते हैं तो जैसे इसको जल में मिलाते हैं तो ये अस्थायी है इसके अपेक्षा, इसलिए ये स्थायी Cu2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, सिंपल है। इसी कारण से ये Cu1 पॉजिटिव के रूप में जलीय विलयन में नहीं रह पाता। मेन कारण समझ गए कि ये इसका स्थायित्व तो कम है, Cu1 पॉजिटिव बच्चों इसका स्थायित्व तो कम है, स्थायित्व तो कम होने के कारण जैसे ही जल में मिलाते हैं Cu2 पॉजिटिव में बदल जाता है। ये बदलने के कारण बच्चों जलीय विलयन में Cu1 पॉजिटिव नहीं रह पाता। मेन एक ही कारण है कि जलीय विलयन में Cu2 पॉजिटिव अधिक स्थायी होता है, जैसे Cu1 पॉजिटिव को एक्वस मिलाते हैं तो Cu2 पॉजिटिव बदल जाता है। कारण है कि जलीय विलयन में 1 पॉजिटिव आयन की तुलना में 2 पॉजिटिव आयन अधिक स्थायी रहता है, यानी आपका 1 पॉजिटिव कॉपर 1 पॉजिटिव आयन है, इसकी अपेक्षा कॉपर 2 पॉजिटिव जो है अधिक स्थायी है। इस कारण से बच्चों ये Cu1 पॉजिटिव जो होता है स्थायी नहीं रहता। ठीक है, अधिक स्थायी उच्च ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी के कारण है। यह Cu2 पॉजिटिव आयन के बनने में दी जाने वाली द्वितीयक आयन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति करती है। इस प्रकार से जलीय विलयन में Cu1 पॉजिटिव आयन अधिक स्थायी 2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है। मुख्य रूप से कारण आपने समझ गया होगा कि Cu1 पॉजिटिव की जब बात करते हैं बच्चों तो वो कम स्थायी होता है Cu2 पॉजिटिव से, इसी कारण से जो 1 पॉजिटिव है ये स्थायी 2 पॉजिटिव में बदल जाता है, सिंपल। ठीक, चलिए आगे देखो बच्चों, जिंक जो है केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों? इसका कारण क्या है? चलिए हम एक एक बात को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। जब बच्चों हम बात करते हैं जिंक की तो जिंक का होता है परमाणु क्रमांक 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बच्चों तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 3d10 और बच्चों 4s2। ये केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाता है क्योंकि बच्चों 3D में पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन है तो स्थायी कक्षक होता है, स्थायित्व के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता, यहाँ से केवल S से केवल 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, इस कारण से +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। ठीक, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तथा 3D कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 3D कक्षक पूर्ण पूरित होने के कारण अधिक स्थायी है। आपको मैं बता दूं कि D कक्षक की बात करते हैं जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा हो, मतलब या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण भरा हो। जैसे मैं बात करता हूँ अर्धपूर्ण का मतलब होता है जैसे आपके पास 5 कक्षक हैं D उपकोष में, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन भरा हो बच्चों अथवा 2 इलेक्ट्रॉन भरा हो तो ये अधिक स्थायी होते हैं, अथवा 2 इलेक्ट्रॉन भरे हों दोनों में सब में, तो या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण हो, है ना, या तो अर्धपूर्ण कक्षक भरे हों या तो पूर्ण भरे हों, तो इस स्थिति में बच्चों अधिक स्थायी होता है। अर्धपूर्ण मतलब एक इलेक्ट्रॉन भरा हो, पूर्ण भरा हो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरा हो, तो जब या तो अर्धपूर्ण भरा हो या तो 2 पूर्ण रूप से भरा होता है तो अधिक स्थायी होता है, जिसे निकालने के लिए अत्यधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यह केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, सिंपल है, कुछ है नहीं बच्चों। जिंक से केवल और केवल S का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है, डी का जो इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता क्योंकि इसमें पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बच्चों अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। अब भैया इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे दर्शाएगा, ये चीज़ हो जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में संक्रमण का कार्य करता है बच्चों, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा।
या ऐसा भी आप कह सकते हो कि वे तत्व जिनके परमाणु साधारण आयनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षा का पूर्ण रूप से भरे रहते हैं वो आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दो परिभाषा होती है बच्चों इसकी, इसलिए कहा जाता है कि जिंक को हम संक्रमण तत्व क्यों नहीं बोलते, क्योंकि भाई साहब जिंक में डी कक्षक में पूर्ण इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं। आंशिक रूप से भरे होने चाहिए, मतलब कुछ न कुछ अयुग्मित होना चाहिए, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तभी वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाता है। वैसे भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा संक्रमण तत्व, ठीक है। पहली परिभाषा तो आप लोग नोट कर लें कि डी ब्लॉक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं बच्चों, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच संक्रमण का कार्य करता है, जोड़ने का काम करता है, दोनों के बीच में स्थित होता है। साथ में दूसरी परिभाषा ये है कि वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हो, मतलब डी कक्षक में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन ना हो, वही आपका बच्चों संक्रमण तत्व कहलाता है। ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो धात्विक गुण प्रदर्शित करने के पीछे रीजन क्या है कि ऐसा कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दे करके है ना धन आयन में परिवर्तित होता है वो धात्विक गुण दर्शाता है। चूंकि संक्रमण तत्वों में आपके जो बाह्यतम कोश है उसमें एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से त्याग करके धन आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए धात्विक गुण मुख्य रूप से दर्शाते हैं। सिंपल है। जो फैक्ट की बात करते हैं बच्चों केवल और केवल जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक, याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर कैसे आ गया। संक्रमण तत्व की बात करें तो सिंपल तरीके से आपने समझा कि वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हों। अपूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, तो संक्रमण तत्व कहला जाते हैं। ये समूह 2 और 13 के बीच में स्थित होते हैं बच्चों। 10 समूह है इसमें, यानी 4 जो है 3D 4D 5D आवर्त में है बच्चों। यदि हम समूह की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे 10 समूह में बांटा गया है 2 से 13 के बीच में। ठीक ठीक है बच्चों, क्लियर। तो संक्रमण तत्वों का कुछ एग्जाम्पल है आपका FeNiCO। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा गया है जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 डी में बच्चों 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है और आपका NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी NS में मतलब बाह्यतम कोश के S कक्षक में इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। किसी भी तत्व में धात्विक गुण प्रदर्शित करने का मुख्य लक्षण है कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। किसी भी तत्व द्वारा अपने परमाणु में से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की क्षमता उसके धात्विक गुण पर निर्भर करता है। सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आसानी से त्यागे जा सकते हैं। मतलब 1-2 इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से त्यागा जा सकता है क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा निम्न होती है, अतः ये धात्विक प्रकृति के होते हैं। सिंपल है। जो मैंने आपको समझाया कि किसी भी धातु में जो है धात्विक लक्षण कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करके धन आयन में बदल जाएगा। क्योंकि आपको बताया गया कि संक्रमण धातुओं के लास्ट में जो डी कक्षक होता है उसकी आयनन ऊर्जा कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, धन आयन में बदल सकता है, इसलिए धात्विक गुण दर्शाते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। परिवर्ती संयोजकता का मतलब होता है +1 हो जाए और इलेक्ट्रॉन दे करके +3 में बदल जाए, और यदि इलेक्ट्रॉन दे दे तो +4 में बदल जाए। तो ये संक्रमण तत्वों में परिवर्ती संयोजकता का गुण निहित होता है। जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों, संक्रमण तत्वों में आपने पढ़ा कि N-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम है, जिसके कारण NS से तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही है, N-1 डी से भी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिस कारण से परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है बच्चों, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। इसके पीछे फैक्ट क्या है कि NS जो है, देखिए NS और N-1 डी इनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहता, मतलब इनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम रहता है, जिसके कारण NS से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही सकते हैं, आसानी से N-1 डी कक्षक से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, जिसके कारण ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। ठीक, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1 डी कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करने लगते हैं। इन तत्वों में मैग्नीज अधिकतम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है जो +7 होता है बच्चों, +7 दर्शाता है। ठीक, दोनों चीज़ क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा है ही है भाई
टफ भी है, इजी भी है, जो इसे फैक्ट के रूप में समझ लिया कि परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करने का मुख्य कारण क्या है कि S से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाता है, N-1 D कक्षक से भी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों, इस कारण से परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? कारण बोल रहा है भैया यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? इसके पीछे फैक्ट समझिए। जब बात करते हैं बच्चों आयरन की, तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है, सबको पता है। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है, मतलब इसके नाभिक में 26 प्रोटॉन है, ध्यान रखिएगा। और जब बात करते हैं बच्चों Mn की, तो इसमें परमाणु क्रमांक की बात करते हैं 25, तो परमाणु क्रमांक 25 है, तो नाभिक में इसमें 25 प्रोटॉन भी है, ठीक है, याद रखिए। अब जैसे ही बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो Fe2 पॉजिटिव बनता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन दे देता है तो आपका Mn2 पॉजिटिव बनता है। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन जिसमें अधिक होगी, नाभिक में प्रोटॉन जिसमें अधिक होगी, तो वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा बाहर के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचेगा, और जिसके कारण से आकार में उतनी ही कमी आएगी, जिससे त्रिज्या भी कम हो जाएगा। सिंपल है, समझिएगा, फैक्ट की बात है। यहाँ पे आपने यदि कंसेप्ट समझ लिया तो फिर कितना भी लंबा क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि इसका त्रिज्या कम है, इसका त्रिज्या अधिक है, क्यों, इसके पीछे फैक्ट क्या है। तो बच्चों नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक होने से इलेक्ट्रॉन को उतना ही प्रबल तरीके से खींचता अपनी ओर, और जितना ही प्रबलता के साथ वो खींचता है तो आकार में उतनी कमी आ जाती है, जिससे त्रिज्या भी कम हो जाता है। यही मेन रीजन इसमें भी है कि जो आपका आयरन है इसका परमाणु क्रमांक 26 है और मैग्नीज है इसका परमाणु क्रमांक 25 है, तो आयरन का परमाणु क्रमांक थोड़ा सा अधिक है, और परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी अधिक है। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल उतना अधिक होगा, और जब आकर्षण बल अधिक होगा बच्चों तो नाभिक की ओर जो इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा वो खींचेगा, जिसके कारण आकार में कमी आएगी, और आकार में कमी आने से Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या थोड़ी Mn से कम हो जाएगी। सिंपल है, मेन फैक्ट आपने समझ लिया कि भाई हमने क्या कहा कि Fe2 पॉजिटिव की बात करें, Mn2 पॉजिटिव की बात करें, तो Fe में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब पॉजिटिव आयन बनाता है, लेकिन प्रोटॉन तो अधिक है। आयरन में प्रोटॉन अधिक होने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है, ज्यादा खींचता है। Fe2 पॉजिटिव है भैया, यहाँ पर आयरन है Fe2 पॉजिटिव, इसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाभिक में प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन भले ही कम हो जाए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रबलता के साथ खींचता है, ठीक है। जितना ज्यादा प्रबलता के साथ खींचेगा आकार में हल्का उतना कमी आ जाएगा, आकार में कमी आ जाने से उसके त्रिज्या में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? संक्रमण धातु किसे कहते हैं? जिसमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हों, और आंशिक रूप से भरे होते हैं तो उनमें एक ऐसा प्रवृत्ति होता है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। देखिए संक्रमण धातु संकुल यौगिक तभी बना सकता है जब वो किसी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके। अब ये लिगेंड क्या होता है अगले चैप्टर में आप तरीके से समझोगे उसको, कि लिगेंड एक ऐसा आयन है, परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है, वो आपका लिगेंड कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु को। और केंद्रीय धातु परमाणु आपका संक्रमण धातु होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, रिक्त ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, ठीक। तो इसके दो कारण है, पहला है इन तत्वों में आयनों का आकार बहुत कम है तथा नाभिकीय आवेश उच्च है, जिसके कारण ये आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा कारण है लिगेंड द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों में आयनों में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। सिंपल है, कहने का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि जो आपका संक्रमण धातु है इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अगला प्रश्न है जिंक कैडमियम Hg संक्रमण तत्वों का गुण व्यक्त क्यों नहीं करते?
आपको मैंने अभी इसके पहले बताया था बच्चों कि संक्रमण तत्व किसे बोलेंगे, जिसमें आंशिक रूप से डी कक्षक भरे हों, मतलब पूर्ण रूप से ना भरे हों। लेकिन जब हम बात करते हैं जिंक में तो ये 3d 10 इलेक्ट्रॉन होता है, कैडमियम में तो 4d 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों, Hg की बात करते हैं तो 5d 10 इलेक्ट्रॉन। इन सभी में जो डी कक्षक है उसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होने के कारण बच्चों ये संक्रमण तत्वों का गुण व्यक्त नहीं करते, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। एक सिंपल फैक्ट है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जिसमें आंशिक रूप से डी कक्षक भरे हों। आंशिक रूप से भरे हों कहने का मतलब पूर्ण रूप से ना भरा हो। लेकिन जब हम जिंक की बात करते हैं बच्चों तो इसमें 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम की बात करते हैं इसमें 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, Hg की पारा की बात करते हैं बच्चों तो 5d में 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें जिंक, कैडमियम और Hg यानी इनमें सब में जिंक में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम में 10 इलेक्ट्रॉन और Hg में डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो सभी में डी कक्षक में 10-10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिस कारण से बच्चों ये संक्रमण तत्वों का गुण व्यक्त नहीं करते, सिंपल, कुछ भी नहीं है। ऐसे तत्व जिनमें n-1 डी आंशिक उपकोष आंशिक रूप से भरे रहते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। किंतु जिंक में 3d10 4s2, कैडमियम में 4d10 5s2 और Hg पारा में 5d10 6s2 अवस्था पाई जाती है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। और कुछ है नहीं, ज्यादा फैक्ट की बात। ठीक, चलिए आखिरी के 2 क्वेश्चन है बच्चों। टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ऊष्मा विद्युत का सुचालक है, संक्षारण प्रतिरोधी है, इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक आदि के रूप में हम कर सकते हैं, इसलिए आपका बच्चों ये आश्चर्यजनक धातु है। इसमें कुछ है नहीं, ये आपका संक्रमण धातु है, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, संक्षारण प्रतिरोधी है, इसमें ज़्यादा क्षरण इसका नहीं होता है, इसका उपयोग टैंक, बंदूक आदि रक्षात्मक कवच बनाने में करते हैं, इसलिए इसे आश्चर्यजनक धातु कहा जाता है। और आखिरी क्वेश्चन बच्चों, इसको आप समझिएगा कि TiO4 श्वेत है जबकि TiCl3 बैंगनी है, क्यों? ये वही वाला ना, आपको बताया था रंगहीन और रंगीन आयन कैसे बनता है। देखो, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22 और आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 3d2 4s2 होता है। जब हम TiO4 की बात करते हैं तो इसमें टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, 4 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण इसमें जो 3d में 0 इलेक्ट्रॉन बचता है और 4s में भी 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को दे देता है। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाता। डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण बच्चों इसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाता है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब बात करते हैं TiCl3 में ये 3 ही इलेक्ट्रॉन देता है, Ti3 पॉजिटिव बनाता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। एस का तो पूरा निकाल जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 1 डी का निकालेगा, एस का 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी में 1 बच जाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है ना, इस कारण से उसमें ये इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षकों में कूद सकता है, गमन कर सकता है, dd संक्रमण पाया जाएगा, इस कारण से ये बैंगनी रंग होता है। और सिंपल है, कुछ भी नहीं इससे ज्यादा। देखो जरा, TiO4 में टाइटेनियम 4 पॉजिटिव अवस्था में रहता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d 0 है, डी में 0 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण dd संक्रमण नहीं पाया जाता, सिंपल है, इस कारण से श्वेत है बच्चों। जबकि TiCl3 की जब बात करते हैं तो इसमें 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बच्चों ये जिसमें dd संक्रमण पाया जाएगा और ये बैंगनी रंग का होता है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बाकी नोट्स के लिए स्टार्टिंग में ही आपको नंबर बताया था 96 85 29 91 49 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें और बेहतर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।